टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं सामान्य अध्ययन के कुछ प्रश्नों को। काफ़ी महत्वपूर्ण सभी प्रश्न हैं और काफ़ी उपयोगी भी हैं। और इसमें आपको जो प्रश्न मिलेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्न होंगे। अभी जो बीपीएससी टीआरई 2 की जो शेष परीक्षाएं बच गई हैं उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं और शुरू करते हैं आज का प्रश्न। इसमें देखिए पहला प्रश्न है कि भारत में आधुनिक लौह इस्पात उद्योग के विकास क्रम में प्रथम कदम के रूप में निम्नांकित में से किससे माना जाएगा। आप ये देख सकते हैं यहाँ से 31वां प्रश्न है। इसका सीरियल यानी कि जो प्रश्नों का जो क्रम संख्या है वो 31 से शुरू है। तो इस तरीके से देखिए इसमें जो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने है। और पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है कि भारत में आधुनिक अगर बात करें कि लौह इस्पात उद्योगों के विकास के क्रम में, तो पहला कदम माना जाता है कि 1874 में जो पश्चिम बंगाल के कुल्टी में बंगाल आयरन वर्क्स की स्थापना हुई थी, तो ये इसके लिए पहला कदम माना जाता है। और बाद में बंगाल सरकार ने बंगाल आयरन वर्क्स का अधिग्रहण कर लिया और उसका नाम बराकर आयरन वर्क्स रख दिया गया है। तो इस तरीके से यह भारत का वास्तविक रूप में प्रथम लौह इस्पात उद्योग था। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से प्रश्न देख सकते हैं आप कि नेक्स्ट प्रश्न है कि धौलागिरी पर्वत चोटी निम्न से संबंधित सही तथ्यों का चयन करें। धौलागिरी पर्वत चोटी से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं। देखना है कि धौलागिरी जो है कि नेपाल हिमालय में है, कुमायूं हिमालय में है, बृहद में है या फिर मध्य हिमालय में है। तो आप देख सकते हैं कि धौलागिरी जो पर्वत चोटी है वो नेपाल हिमालय में है। यानी कि नेपाल हिमालय किसे कहते हैं, तो काली और तीस्ता नदियों के बीच का जो भाग्य है, काली और तीस्ता नदी के मध्य के हिमालय में स्थित है। यानी कि इस तरीके से इसका ऑप्शन इसमें ए सही है। और इसके संबंध में एक और चीज़ है कि धौलागिरी पर्वत चोटी बृहद हिमालय में स्थित है। और इसके बाद है कि धौलागिरी पर्वत चोटी की कुल ऊंचाई जो है कि वो 8172 मीटर ऊंचा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इसका तीनों जो ऑप्शन है, यानी कि पहला ऑप्शन इसका सही है, यानी कि कथन जो 1 और 2 और 3 दिया हुआ है वो सभी इसके लिए सही है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि सेनकोटा गैप, ये अगला प्रश्न है, सेनकोटा गैप निम्न में से किन दो नगरों को जोड़ने का काम करता है। 33वां प्रश्न है। और देखिए जो सेनकोटा गैप है वो सेनकोटा गैप तमिलनाडु के मदुरै शहर तथा केरल के तिरुवनंतपुरम को जोड़ता है। तो इस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। सही जवाब होगा कि तमिलनाडु का जो मदुरै शहर है मदुरई और केरल के तिरुवनंतपुरम, तो ऑप्शन में नहीं है। इस तरीके से उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा। अब देखिए यहाँ से जो ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है मुंबई और नासिक, तो मुंबई और नासिक को कौन सा घाट जोड़ता है, तो देख लीजिएगा इसमें थाल घाट जो है वो मुंबई और नासिक को जोड़ता है। जो भोर घाट है वो मुंबई और पुणे को जोड़ता है, जो ऑप्शन बी में है। और पाल घाट जो है वो तमिलनाडु के कोयम्बटूर एवं केरल के पलक्कड़ को जोड़ने का काम करता है। यानी कि इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसका ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। और इसका अगला प्रश्न है कि पंबन द्वीप कहाँ है। पंबन द्वीप कहाँ है। देखिए पंबन द्वीप जो है कि मन्नार की खाड़ी में स्थित है। और ये पंबन द्वीप जो है कि राम सेतु अथवा आदम ब्रिज का ही एक भाग है। तो इस तरीके से ये मन्नार की खाड़ी में है। ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब होगा। और यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं हम कि चंद्रा और भागा, देखिए यहाँ से कि चंद्रा और भागा नामक दो नदियों से मिलकर बनी नदी निम्न में से कौन सी है। चंद्रा और भागा दो नदियां हैं और दोनों नदियों के मिलने से भी एक नई नदी बनती है, उसका नाम होता है, और उसका सही जवाब है उसे चिनाब नदी के नाम से जानते हैं। चंद्रा एवं भागा का उद्गम क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में है और हिमाचल की हिम आच्छादित चोटियाँ हैं। यानी कि हिमाचल की हिम आच्छादित चोटियों से चंद्रा और भागा नदियाँ निकलती हैं। और इस तरीके से झेलम और रावी नदियाँ जो है किसकी सहायक नदी हैं। और चिनाब नदी जो है ये सतलुज की सहायक नदी है। तो इस तरीके से इसका अगला प्रश्न है कि राजस्थान का कोटा शहर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है। कोटा कहाँ स्थित है, तो कोटा चंबल नदी के तट पर स्थित है। काफ़ी ये प्रसिद्ध है और कई बार ये प्रश्न आपको इस तरह से प्रश्न आप जरूर देखे होंगे। इसके बाद इसका नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि इसमें अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। देखिए इसका 37वां प्रश्न है कि चांदी के लिए प्रसिद्ध जावर क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। चांदी के लिए प्रसिद्ध जो जावर क्षेत्र है वो किस राज्य में स्थित है। राजस्थान इसके लिए सही जवाब होगा। यानी कि भारत में चांदी के लिए प्रसिद्ध जो जगह है वो जावर क्षेत्र है। और ये जावर कहाँ है, तो राजस्थान के उदयपुर जिला का एक जो है कि कस्बा है।
भारत में चांदी के लिए प्रसिद्ध अगर देखें अन्य स्थान इसके अलावा तो कर्नाटका है, और कर्नाटक में जो चित्रदुर्ग है, और बेलारी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश में कूडपा और गंटूर एवं कर्नूल क्षेत्र, और उत्तराखंड का अल्मोड़ा क्षेत्र जो है वो चांदी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है। भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितने देशों से लगती है, यह प्रश्न कई बार आ चुका है। 7 देशों से लगती है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी में दिया हुआ है। और भारत की स्थलीय जो सीमा है वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ लगती है। जबकि हम जानते हैं कि अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर के साथ लगती है। और यह सीमा कितनी लंबी है, तो मात्र 106 किलोमीटर लंबी है। जबकि बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा जो है कि सबसे लंबी है, और यह 4096 किलोमीटर की इसकी लंबाई है बांग्लादेश के साथ। इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि म्यांमार के साथ भारत में कितने राज्यों की सीमा लगती है। म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है, और वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो वो राज्य देख लीजिए। और उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और नेक्स्ट है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, ये बताना है। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, और लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना किया था। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है इसके लिए। और इसका अगला प्रश्न है कि 1924 ईस्वी का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था। 41वां प्रश्न है, बंगाल का जो तारकेश्वर आंदोलन था किसके विरुद्ध था। तो देखिए इसका सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि ये जो है कि वहाँ के मंदिरों में जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध ये आंदोलन किया गया था। और 1924 में बंगाल का जो तारकेश्वर आंदोलन था मंदिर के भ्रष्टाचार के विरुद्ध चला था। जबकि यह आंदोलन जो चलाया गया था वहाँ के तीर्थयात्रियों के द्वारा चलाया गया था, क्योंकि मंदिर के जो पुजारी थे वो या मंदिर के जो महंत थे वो भ्रष्टाचार कर रहे थे, यानी कि वहाँ पे व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी। और इसलिए वहाँ के विरुद्ध तीर्थयात्रियों ने वहाँ पे एक सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, और जिसके प्रमुख नेता थे यानी कि स्वामी सच्चिदानंद जो है कि उसके प्रमुख नेता थे। इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक निम्नांकित में से कौन थे। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे, और इसका सही जवाब है यानी कि स्वामी विवेकानंद जो है कि इसके प्रतिपादक थे। स्वामी विवेकानंद के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार अनुसरण करते हुए ईश्वर की खोज शुरू की थी उन्होंने। और विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिले थे, और उनके शिष्य होकर के नव वेदांत के महान यानी कि अध्यात्मवादी बन गए थे। और नेक्स्ट है कि शारदा एक्ट। शारदा एक्ट का संबंध किससे था। शारदा एक्ट जो है कि बाल विवाह पर प्रतिबंध से संबंधित था। और शारदा एक्ट के विषय में आप ये भी जान लीजिए कि बाल विवाह निरोध अधिनियम जो बना था 1929 में, और शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है जिसे, क्योंकि इस अधिनियम के प्रायोजक हरविलास शारदा थे। और यह अधिनियम सितंबर 1929 में पारित हुआ था, यानी कि सही जवाब इसके लिए ऑप्शन ए है। 1929 में इसे पारित किया गया था शारदा एक्ट को। और यह एक्ट लागू कब हुआ था, तो 1930 में लागू हुआ था, यानी कि 1 अप्रैल 1930 से इसे लागू किया गया था। और इस एक्ट के तहत लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम उम्र जो है कि 14 वर्ष रखी गई थी। लड़के की शादी के लिए न्यूनतम उम्र जो है कि 18 वर्ष निश्चित की गई थी। यहाँ से हम देख सकते हैं कि लड़कियों की शादी के लिए 14 वर्ष था, और लड़कों की शादी के लिए 18 वर्ष की उम्र सीमा तय की गई थी। हालांकि अब इसे चेंज कर दिया गया है, और अब तो आप देख रहे हैं कि लड़के और लड़कियों दोनों की शादी के लिए 21 साल की उम्र का प्रावधान कर दिया गया है। और इसके नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है। यानी कि इसमें बताना है कि कौन सी जो पत्रिका है वो उनका संपादन जो है कि अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। आप देख सकते हैं 44वां प्रश्न है, और इसका सही जवाब है कि अल हिलाल जो है, ये अल हिलाल की जो प्रकाशन किया था, यानी कि जो संपादक उसके जो संपादक थे वो अबुल कलाम आज़ाद थे। और अल हिलाल उर्दू भाषा का एक समाचार पत्र था, और जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उसे निकाला था। इस तरीके से इसका सही जवाब है कि अल हिलाल इसका सही जवाब होगा। 1912 में इसका प्रकाशन किया गया था। और अल हिलाल के द्वारा अबुल कलाम आज़ाद का उद्देश्य था मुस्लिम समुदाय में राष्ट्रीय आंदोलन को प्रसारित करना और नवयुवकों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना, और तथा हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूती प्रदान करना भी इसका एक मकसद था। इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी। इसका सही जवाब है 1884 में इसकी स्थापना हुई थी।
और इसकी स्थापना जो है कि राष्ट्रवाद के विकास के उद्देश्य से इसे स्थापित किया गया था। इस तरीके से इसका नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु जेल में भूख हड़ताल के कारण हो गई थी? यह 46वां प्रश्न है और इसका नाम है जतिन दास। जो है जतिन दास की मृत्यु जो हो गई थी वो जेल में भूख हड़ताल के कारण हुई थी। जतिन दास, जतिन्द्र नाथ दास अथवा जतिन दास उनका नाम है और ये जतिन दास के नाम से भी जाने जाते थे। एक महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे और जतिन दास ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे और 63 दिन का वो भूख हड़ताल किए थे। और जो है कि जतिन दास की मृत्यु हो गई थी 27 अक्टूबर 1904 को कोलकाता में इनकी मृत्यु हुई थी। और इसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जिम्मे कौन सा विभाग था? 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जिम्मे जो है कि खाद्य और कृषि विभाग को ये उनके जिम्मेवारी दी गई थी। यानी कि ये प्रश्न देखिए कई बार बीपीएससी सिविल में भी ये प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। ये बताना है कि इसमें उपयुक्त बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 48वां प्रश्न है और अनुच्छेद 44 में इसका जिक्र किया गया है कि नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की अपेक्षा की गई है भारतीय संविधान में। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 44 से भारतीय संविधान राज्य से अपेक्षा करता है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। और इसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि विधान परिषद से संबंधित सही तथ्य की पहचान करें। विधान परिषद से संबंधित सही तथ्य इसमें से कौन से हैं ये बताना है। और इसका सही जवाब है यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक इसके लिए सही जवाब होगा, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना से संबंधित है। यानी कि 171 में संविधान परिषद के संरचना का वर्णन किया गया है। और इस तरीके से अनुच्छेद 171 के खंड 1 में ये प्रावधान है कि विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कुल संख्या की किसी भी दशा में यानी कि 40 से कम जो है कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या नहीं होती है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था में बेवरेज वक्र यानी कि जो बेवरेज कर्व है वो क्या दर्शाता है? ये 50वां प्रश्न इसका है और इसका सही जवाब है कि बेरोजगारी के स्तर तथा रोजगार उपलब्धता के स्तर के बीच के संबंध को यानी कि बेवरेज वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसका सही जवाब यानी कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। और यहाँ से आप फिर से इसका देखिएगा, इसका जो 59वां प्रश्न है यानी कि यदि बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा का क्या होगी? ये बताना है कि तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी। इसका ये 59वां प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि जो बंदूक की जो गतिज ऊर्जा होगी वो गोली से कम होगी। यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन सी में है, क्योंकि जानते हैं कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत से बंदूक का ये जो है कि उसका जो वेग का मान आएगा वो क्या होगा? ऋणात्मक आएगा। और इससे ये पता चलता है कि बंदूक का वेग जो है वो पीछे की ओर होगा। और इस तरीके से हम नेक्स्ट इसका प्रश्न देखते हैं कि 2 कार्बन परमाणुओं के बीच दोहरे बंधन वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अल्कीन्स का एक सामान्य सूत्र क्या होता है? अल्कीन का सामान्य सूत्र बताना है क्या होता है। तो देख लीजिएगा, इसमें 3 इसमें जो चीज़ें होती हैं अल्कीन और एल्काइन। तो यहाँ से देख सकते हैं कि अल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है यानी कि CnH2n होता है, जबकि यहाँ से देख सकते हैं CnH2n+2 जो होता है ये एल्केन का सूत्र है, और जबकि CnH2n-2 जो होता है वो अल्काइन का सूत्र होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से कि सार्वत्रिक जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की SI इकाई क्या है? SI मात्रक क्या है उसका, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का? तो इसका मात्रक होता है यानी कि इसका देखिए ऑप्शन सी में इसका मात्रक दिया हुआ है। यानी कि इसे जो है कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि न्यूटन वर्ग मीटर प्रति किलोग्राम इसका मात्रक होता है। और यहाँ से अगला प्रश्न है कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? देख लीजिए, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जो होता है वो जल को कीटाणु रहित बनाने के लिए या रसायनों के ऑक्सीकरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है इसके लिए। और नेक्स्ट है कि ऑक्सी श्वसन के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यकता होती है? किसकी उपस्थिति जरूरी है ऑक्सी श्वसन के लिए? तो ऑक्सी श्वसन के लिए
यहाँ से देख सकते हैं कि ऑक्सीश्वसन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, जो कि ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया हुआ है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि इसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखिए कि किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है। किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने का काम किससे करते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कि इसके लिए पीएच पैमाना होता है, और पीएच पैमाने से हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को देख सकते हैं। पीएच स्केल में आप देखते हैं कि जो इसमें 7 जो होता है वो अगर किसी बिलियन का पीएच मान अगर 7 है तो उदासीन होता है। 7 से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये क्षार हो जाता है, और 7 से कम जो होता है वो अम्ल होता है, यानी कि एसिड। उसमें जो है कि हाइड्रोजन आयन की ये सांद्रता से पता चलता है कि जो 7 से कम जिस बिलियन का आयन पीएच मान होता है वो अम्ल होता है, 7 से ज़्यादा क्षार होता है, जबकि 7 जो होता है वो उदासीन बिलियन का होता है। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में यीस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 65वां प्रश्न है, किस विटामिन में यानी कि विटामिन बी में यीस्ट की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। यीस्ट के द्वारा शर्करा के विलयन का ये किण्वन होता है, और जिसमें एथिल अल्कोहल बनता है। तो इस तरीके से विटामिन बी सही जवाब है। यीस्ट जो है कि यीस्ट में जाइमेज एंजाइम होता है, जिसके द्वारा किण्वन की क्रिया होती है। तो और इसका नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ से देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्य रात्रि सूर्य को देखा जा सकता है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में देखा जा सकता है। तो अंटार्कटिक क्षेत्र में देखा जा सकता है। और यहाँ पर देखते हैं कि ध्रुवीय प्रदेशों में लंबी अवधि में दिन और रात होती है, और इस तरीके से इसका सही जवाब है। आप इस संदर्भ में और भी देख सकते हैं कि और भी तथ्यों को कि डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। इसका ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। ब्रिटेन जो है कि वो डूबते हुए सूर्य का देश कहा जाता है, जबकि उगते हुए सूर्य का देश जो है कि जापान है। और मध्य रात्रि का सूर्य यानी कि मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है मध्य रात्रि में सूर्य का देश जो है कि नॉर्वे को कहा जाता है, यानी कि नॉर्वे में मध्य रात्रि में सूर्य को आप देख सकते हैं। जापान जो है कि उगते हुए सूरज का देश है, और ब्रिटेन जो है ये डूबते सूरज का देश है। यानी कि यहाँ से 3 ये महत्वपूर्ण फैक्ट आप यहाँ से जान सकते हैं। अब देखिए यहाँ से ये कुछ प्रश्न जो है कि करंट अफेयर के हैं कि आईसीसी T20 महिला विश्व कप का 2023 में आयोजित हुआ, और इस प्रतियोगिता का विजेता देश कौन सा है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था, और इसका विजेता टीम भारत रहा था। और नेक्स्ट है कि हाल ही में 10 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि रासकॉस्मस के द्वारा इंटर कॉस्मस कार्यक्रम के तहत कौन सा मिशन चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया है। 68वां प्रश्न है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सही है, यानी कि लूना 25। और इसका नेक्स्ट है कि हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। ये आप देख सकते हैं, और इसका सही जवाब है यानी कि अलेसेंड्रा कोरप इसका सही जवाब होगा, जो कि ये ब्राज़ील के हैं। इसका लास्ट प्रश्न है कि 69 जो है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है। और इसका सही जवाब है अल्लू अर्जुन को दिया गया है। तो ये सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं